Dear students of class 11th Geography chapter number 8 भू आकृतियाँ एवं उनका विकास भाग 3। इससे पहले हमने 3 प्रकार की भू आकृतियाँ की थी। किसके माध्यम से? नदियों के माध्यम से जो भू आकृतियाँ बनती हैं और उनका विकास होता है। चौथा है बच्चों अक्षिप्रिकाएँ रैपिड्स। जब नदी के मार्ग में कठोर व कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स दिशा में स्थित होती हैं तो असमान प्रतिरोधिता के कारण नदी का मार्ग उबड़ खाबड़ हो जाता है और नदी का पानी या जल थोड़ी थोड़ी दूरी पर कूदता हुआ प्रतीत होता है। इसे अक्षिप्रिका कहते हैं। इसके समूह को सोपानी जलप्रपात कहते हैं। कास्केड का मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा एक परत सी बन जाना, चट्टा टाइप हो जाना। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ अक्षिप्रिकाएँ कैसे बनती हैं। ये देखिए अक्षिप्रिकाएँ, कठोर चट्टान आ गई, फिर कोमल चट्टान आ गई, फिर कठोर चट्टान आ गई। इस तरह से जो ये बीच में उठाव दिखाई देता है, इससे जैसे ही चट्टानों से पानी टकराता है तो वह कूदता हुआ प्रतीत होता है और इनको क्या कहेंगे? अक्षिप्रिकाएँ। प्रपात और अक्षिप्रिका में अंतर। प्रपात में ऊंचाई अधिक और ढाल खड़ा होता है। अक्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा बहुत कम तथा ढाल मंद होता है, यानी कि ऊंचाई कम और ढाल भी कम होता है। तो दो इसमें मेन अंतर है प्रपात और अक्षिप्रिका में। प्रपात के ऊपर या नीचे झुका हुआ करती है, लेकिन कई बार ये स्वतंत्र रूप से विकसित भी हो जाती हैं। प्रपात का आर्थिक महत्व अक्षिप्रिका की अपेक्षा अधिक होता है। अब विश्व के प्रसिद्ध जलप्रपात। अमेरिका का नियाग्रा प्रपात, आपको ये याद रखना, 120 मीटर ऊंचा है। यह प्रतिवर्ष 3-4 मीटर की दर से पीछे हट रहा। अब तक यह 7 किलोमीटर पीछे हट चुका है। दक्षिण अफ्रीका की जाम्बेजी नदी द्वारा निर्मित प्रपात विक्टोरिया 50 मीटर ऊंचा है। जायरे देश में कांगो नदी के पठारों पर अनेक जलप्रपात देखे जा सकते हैं। भारत के कुछ उल्लेखनीय जलप्रपात: सरबती नदी कर्नाटक में 260 मीटर ऊंचा जलप्रपात, जोग प्रपात नाम इसका। कर्नाटक में ही कावेरी नदी ने 91 मीटर ऊंचा शिवसमुद्रम जलप्रपात का निर्माण किया है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट येना जलप्रपात 183 मीटर ऊंचा है। छोटा नागपुर पठार से बहने वाली स्वर्णरेखा नदी ने रांची के निकट 97 मीटर ऊंचा हुंड्रू जलप्रपात बनाया है। जबलपुर के नज़दीक संगमरमर क्षेत्र के निकट नर्मदा नदी ने धुआंधार प्रपात की रचना की है, जिसका सौंदर्य विश्व प्रसिद्ध है। अब तक हमने जलप्रपात, अक्षिप्रिकाएँ, जलप्रपात और अक्षिप्रिकाओं में अंतर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट गर्थित पर्वत प्रक्षेप, इंटरलॉकिंग स्पोर्स। इसके बारे में हम बताएं। इसका मेन मकसद होता है, नदी पर्वतीय भाग में घुमावदार मार्ग से बहती है। नदी की धारा को एक पर्वत प्रक्षेप यानी स्पोर दूसरी ओर मोड़ देता है। इस प्रकार एक नदी से दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे पर्वत प्रक्षेप के कारण घूमती हुई बहती है। नदी की धारा जहाँ पर्वत प्रक्षेप को टकराती है वहाँ पर्दन की क्रिया अधिक हो जाती है, यानी अपने साथ मलबा चट्टानों को ज़्यादा बहा कर ले जाती है। तट का यह भाग खड़े ढाल वाला होता है। इसके सामने अपर्दित पदार्थों के निक्षेपण से उन्दोत्तर तट बन जाता है, यानी कि जो मलबा नदी अपने साथ बहा के लाती है उसके छूटने से। देखिए अंतर्गर्थित पर्वत प्रक्षेप।
जैसा कि मैंने बताया था, एक पर्वत से दूसरे पर्वत सामनुमा बन जाती है और इसको अंतर्गर्थित पर्वत प्रक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट है अधःकर्तित विसर्ग। पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलने पर नदी मंद ढालों पर बहने लगती है। अक्षितिज अपर्दन अधिक होने के कारण नदियां वर्कित होकर बहने लगती हैं। नदी के विसर्ग युक्त मार्ग में अपलिफ्ट उत्क्षेप होने पर नदी पुनः वैसी हो जाती है और उसकी अपर्दन क्षमता बढ़ जाती है। तब यह विसर्पों को अधिक गहरा करती है। गहरे कटे हुए मोड़ की अधःकर्तित विसर्ग या गहरी भूत विसर्ग कहलाते हैं। अधःकर्तित विसर्ग देखिए कैसे सांप टाइप हो जाती है नदी, कैसे काट काट अपने को बिल्कुल चट्टानों को आसपास को काट कर, ये आपको धारा दिखाई दे रही होगी बीच में पानी बहते हुए, किस तरह से चट्टानों को काट काट कर ये भू-आकृति का निर्माण करती है। नेक्स्ट, नदी वेदिकाएं। नदी की वेदिकाओं की उत्पत्ति के कारण जल स्तर का घटना, जलीय क्षेत्र व प्रवृत्ति में परिवर्तन, विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान, समुद्र तल में परिवर्तन। यदि नदियां समुद्र के निकट स्थित हैं तो इस कारण से नदी वेदिकाएं रिवर ट्रेसिज। नदी वेदिकाएं प्रारंभ बाढ़ के मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों को प्रदर्शित करती हैं। प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त घाटी का तल यदि ऊपर उठ जाता है या किसी अन्य कारण से पुनर्जीवित हो जाती है, तो पुनर्जीवित का मतलब फिर से वैसी हो जाना, तो वह फिर से बाढ़ के मैदान में लंबवत अपर्दन करने लगती है। इस प्रकार पूर्व स्थित घाटी के भीतर एक अन्य संकरी घाटी बन जाती है। पुरानी घाटियों के पार्श्व सोपान के रूप में दृष्टिगोचर होते रहते हैं, जिन्हें संरचनात्मक सोपान कहते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचेज। नदी वेदिकाएं युग्मित और अयुग्मित दोनों प्रकार की होती हैं। जब वेदिकाएं दोनों ओर समान ऊंचाई की हों तो उन्हें युग्मित वेदिकाएं यानी पेयर्ड जोड़े हों। युग्मित का मीन्स पेयर। लेकिन जब वेदिकाएं केवल एक तट पर हों और दूसरे तट पर न हों, अथवा उनकी ऊंचाई पहले तट की वेदिकाओं की ऊंचाई से मेल न खाती हो, तो उनको क्या कहेंगे? अयुग्मित वेदिकाएं, अनपेयर्ड ट्रेसिज। ये वेदिकाएं उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां भूत उत्थान धीमा होता है अथवा नदी के दोनों तटों पर जल के परिवर्तन में समानता नहीं पाई जाती, यानी कि एक किनारे पर जल अलग, दूसरे पर जल की मात्रा अलग। इस तरह से वेदिकाएं बन जाती हैं। आइए मैं दिखाता हूँ वेदिकाएं क्या होती। देखिए, युग्मित वेदिकाएं और युग्मित एवं अयुग्मित वेदिकाएं दोनों ही, इनके कारण, उत्पत्ति के कारण उच्चतम प्रवाह के बाद जल स्तर का घटना, जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र व प्रवृत्ति में परिवर्तन, विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान, समुद्र जल में परिवर्तन, नदियां समुद्र के निकट स्थित थे। तो ये थे बच्चों अपर्दन द्वारा भू आकृतियों का निर्माण। किसके? नदियों के कारण, नदियों के जल के बहाव के कारण और उनके द्वारा अपर्दन करके जो चीज़ें लाई गई थी उनके घर्षण से, उनके कटाव से, पानी के बहाव से, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, और इस तरह से यहाँ पर 7 प्रकार की भू आकृतियों का आपने अध्ययन किया। नेक्स्ट करेंगे हम निक्षेपणात्मक स्थल रूप। ये चैप्टर लंबा चलेगा, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।